गुड मॉर्निंग एवरीवन। बारिश इतना ज़ोर शोर से आ रहा है कि कहीं जाने का मतलब निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो सोचा चलिए आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा लंबा से ना। हमेशा लोग कंप्लेन करता है कि आपका वीडियो बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लॉन्ग होता है, शॉर्ट नहीं बनाता है बोलता है। कभी कभी टॉपिक जो इतना लंबा खींचना पड़ता है कि मतलब डिस्कशन बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो बी रेडी आज थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों पर आपका और हमारा ज्ञान होना जरूरी है ना। जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, लोग बहुत हॉट डिबेट कर रहा है, फ्रेश क्लब में बैठ के फ्रेश स्टेटमेंट दे रहा है और अपना अपना पक्ष रख रहा है। तो हम लोग भी घर बैठे थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या पता हमको भी बहुत कन्फ्यूजन है ना, तो वो कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं यहाँ साथ में लाइव में बैठ के। ऐसे भी बारिश का सीजन में मैं तो सबको एडवाइज कर रही हूँ कि कोई भी घर से बाहर मत जाइए। और बहुत फ्लड भी हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, और इस तरीके से कहीं कहीं पे तो पूरा पत्थर उत्तर पहाड़ से गिर रहा है, रोड ब्लॉक कर रहा है, गच्ची गिर रहा है, मिट्टी पूरा गिर रहा है। तो इसीलिए घर से बाहर जाना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। So why I must suggest you all कि please keep stay in your home and let's be together through this live, okay? So let's have a discussion. I think you all have already seen what I meant to discuss today. I have written in my caption कि आज हम थोड़ा लॉ एंड कानून पर डिस्कस करते हैं। लाइक आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 371H ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्रा एक्ट 1978। क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है ना टॉपिक पे। इस पे पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है, ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है, रूलिंग पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है। तो कुछ ग्रुप का, समूह का, इप्साप का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, सुना है। तो लोगों का हम पहले से ऑलरेडी बुरी है ना, अभी बुरी नहीं हो रहा है, पहले से ऑलरेडी बुरी हो चुका है हिलराज। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा, हमारा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो एक पुराना एक्सपीरियंस और बहुत ही पुराना एक नेता है कोकाई अंकल चेरा तायाजी, उनका स्टेटमेंट आया था कि आर्टिकल 371H को स्क्रैप करना है, उसको हटाना है, इंडियन गवर्नमेंट से बात करना है, अरुणाचल गवर्नमेंट, ये एक था। और दूसरा था कि आफ्रा 1978 एक्ट को रिपील करना है, उसको स्क्रैप करना है, ये था। तो इन रिस्पॉन्स टू हिज दो स्टेटमेंट्स हमारा भारतीय जनता पार्टी का तरफ से भी मागबो मुचू मिती जी भी प्रेस ब्रीफिंग कर चुके हैं। उसका भी आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुना, हम सब ने सुना। और अभी कल इप्साप का भी प्रेस ब्रीफिंग आया। इप्साप वाला तो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले के और पूरा रीड आउट कर करके हर एक पॉइंट पे बात कर रहा था। तो हम लोग जो एज ए कॉमन सिटीजन, हम लोगों को शॉर्टकट में समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में लॉ एंड कानून होता क्या है, एक्ट क्या होता है और किसके लिए होता है। तो एक्ट जो बनता है वो एक कानून बनाने के लिए, एक कानून जब बनाता है समाज के लिए, समाज का भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए जब कानून बनता है तो उस कानून को एक्ट का नाम दिया जाता है। तो अब उस एक्ट के अंदर में आपके लिए क्या प्रोविजंस है, क्योंकि समाज कौन है, आप और हम सब तो समाज है ना। हम सब मिलके ही, हम सब से ही ये समाज का गठन होता है। तो इस समाज में आप और हम रहते हैं। हमारे भलाई के लिए अगर कोई कानून या कोई एक्ट बन रहा है तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको और हमको होना जरूरी है। तो इसीलिए चलिए आज डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में, भारत देश में, इंडिया कंट्री में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो इस इंडिया का निवासी है, जो इंडिया में रहता है, उसको पूरा आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म, आपके पसंद से कोई भी धर्म का आप पालन कर सकते हैं। आपको पूरा आज़ादी है, पूरा छूट है, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा
कि जैसे कि आप अगर हिंदुइज्म फॉलो करते हो तो आप हिंदू को पालन कर सकते हो, अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो तो आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकते हो, अगर आप मुसलमान हो अल्लाह को फॉलो करते हो तो आप अल्लाह को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि हमारा एक नेचुरल फॉलोवर्स है, नेचर फॉलोवर्स है, जैसे कि सन, मून, स्टार, वाटर, एयर, फायर, जिसको जो लोग मानते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई किसी का ऊपर में रोक टोक नहीं होगा, सबको खुला छूट है। ये हमारा आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ड्राफ्टेड बाय द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, जो हमारा लिए एक कानून है, मतलब संविधान बोले तो हमारे लिए, देशवासियों के लिए एक कानून है। तो इस कानून के तहत आपको पूरी आज़ादी है, पूरा हक है कि आप अपना पसंद का, अपना हिसाब का धर्म को आप फॉलो कर सकते हो, बट आप किसी और के धर्म के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हो, किसी और को जाके आप अत्याचार नहीं कर सकते हो। इट डजंट ग्रांट यू कि आप, जैसे कि आप अगर सपोज करो मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं किसी और को जाके इम्पोज नहीं कर सकती कि आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करना है, आपको मेरे साथ चलना है, चर्च चलना है बोल के मैं किसी को इम्पोज नहीं कर सकती। तो लाइकवाइज अगर मैं दोनी पोलो होती तो मैं दोनी पोलो को मानती हूँ बोल के सबको दोनी पोलो ही मानना है, आपको दोनी पोलो मेरा साथ जाके नेदरलैंड जाना पड़ेगा बोल के ये भी मैं इम्पोज नहीं कर सकती। अगर मैं बुद्धिस्ट होती तो मैं सबको जाके ये नहीं बोल सकती कि क्रिश्चियनिटी छोड़ो, हिंदुइज्म छोड़ो, दोनी पोलोइज्म छोड़ो, मेरा साथ में गोम्पा चलो, वहाँ जाके हम लोग टेम्पल में चांटिंग करेंगे, ये नहीं बोल सकती। मतलब पूरी आज़ादी है सबको, टोटल आज़ादी है अपने अपने हिसाब से। तो जब सबको टोटल आज़ादी है अपने अपने हिसाब से अपना धर्म को फॉलो करने का, तो उसको कोई भी कानून, किसी भी स्टेट में कोई भी कानून बना के आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये धर्म मत अपनाओ, ये अपनाओ, कोई नहीं बोल सकता है। ये हो गया आर्टिकल 25। इसको विस्तार से आर्टिकल 25 को समझने के बाद में इन शॉर्ट में बोले तो आपको पूरा आज़ादी है, आप कोई भी धर्म आप अपना सकता है, ये आपका आज़ादी है। नाउ नेक्स्ट कम टू द आफ्रा 1978 एक्ट, जो हमारा अरुणाचल में बना है। 1978 ईयर में, इन द ईयर ऑफ 1978 हमारा जो ये प्रदेश है उस समय में ये एक यूनियन टेरिटोरी था, यूटी था। जैसे ही अंग्रेज देश को छोड़ के, भारत को छोड़ के जब अंग्रेज जा चुके थे, उसके बाद में पूरा जो लोगों को, जितने अलग अलग प्रोविंसेस में जो लोग थे उसको सबको कलेक्ट करके एक कंट्री, एक नेशन का स्ट्रक्चर देना था। तो उसमें सरदार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरदार जी ने बहुत जी तोड़ कोशिश करके एक अखंड भारत बनाने की कोशिश की, और उस अखंड भारत में हमारा जो भारत देश था पहले बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, आज का नेपाल, ये सब हमारे भारत देश के अंदर में आते थे, और भी कई रीजन है। तो उसी तरीके से जब भारत को एक अखंड भारत बना के एक बहुत बड़ा देश, एक नेशन का जब उसको स्ट्रक्चर में उसको इस्टेब्लिश किया गया, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश भी भारत देश के अंदर में आ गए। हमारा अरुणाचल प्रदेश पहले से ऐसे ही पहाड़ी प्रदेश था। यहाँ पे सिर्फ हमारे लोकल लोग पहाड़ में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, जंगल में रहते थे, अपना गुजारा, और उनको कुछ पता नहीं था। उनको जो दिखता है, सूरज से उनको शक्ति मिलता है, तो सूरज को सन भगवान मतलब अबुदोनी, अनेदोनी, और रात को मून से लाइट मिलता है, अतुपोलू। तो दोनी पोलो पहले से एक ऐसा प्रैक्टिस होके आ रहा है कि मतलब लोगों को किसी बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं था। तो उस समय में लोग ये धर्म, जात पात के बारे में, लोग कानून के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तब लोग ऐसे ही जीते थे। धीरे धीरे ब्रिटिश छोड़ के जाने के बाद, धीरे धीरे जब बाहर से लोग जब यहाँ आना स्टार्ट किया और लोगों के साथ में घुलना मिलना स्टार्ट किया, उसके बाद में हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो धीरे धीरे लोगों को, एक दो लोगों को जानकारी होती चली गई, और ये हुआ। तो पहले में हम लोग का जो एक प्रैक्टिकल बात करना चाहिए यहाँ पे ना, हर किसी को प्रैक्टिकल बात करना चाहिए। थियोरिटिकल बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरी बहुत अलग होता है और प्रैक्टिकल बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ के लोग जंगल में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, दाव चलाते थे, फरुआ चलाते थे, कुल्हाड़ी चलाते थे, जंगली जानवर को मार के शिकार करके खाते थे। उसके बाद में
जो खेती बाड़ी दान मरुआ जो भी उगा सकते थे पहाड़ खेती में उगाते थे। ऐसे करके खाने वाले लोग हम लोग का यहाँ का लोकल मिलेट्स जो मरुआ होता है, मिलेट्स का वो लोग मिलेट्स को फर्मेंट करके, मिलेट्स फर्मेंट होने के बाद में राइस को फर्मेंट करते थे, मिलेट्स को फर्मेंट करते थे, उससे जो रस निकलता था वो हम लोग का यहाँ का लोकल एल्कोहल के रूप में वो प्रोड्यूस होता था। वही सुबह 5 बजे उठेगा मरुआ अपुंग पिएगा, सुबह 3 बजे उठेगा दान अपुंग पिएगा, दिन में खेती में जाएगा दान अपुंग पिएगा, मरुआ अपुंग पिएगा। तो जो एल्कोहल होता है उसमें यीस्ट होता है, जहाँ यीस्ट का प्रेजेंस होता है वो आदमी को टॉक्सिकेट कर देता है। तो टॉक्सिकेट होने के वजह से लोग मतलब नशा हो जाते थे। नशा होने के बाद में एक दूसरे को धीरे धीरे मार काट करना, गला गाली करना, झगड़ा करना, गुस्सा हो जाने से किसी का जानवर को गाहरी को पूरा पेट इंटेस्टाइन निकालने तक काट देना, किसी का मिथुन को काट देना, किसी का गाय गोरू को काट देना। ये मतलब एक टोटल लॉलेस जैसा था हम लोग यहाँ पे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कुछ नहीं था, अपना मर्जी से लोग जीता था। तो उस दौरान में फॉरेन मिशनरी लोगों का ये था। फॉरेन इन द सेंस, फॉरेन क्यों बोलना पड़ता है, बाहर देश से, जो हमारे देश से नहीं होता है उसको फॉरेन ही बोला जाता है। तो बाहर देश से कुछ मिशनरी का ये था कि गॉस्पेल को, जीसस क्राइस्ट का गॉस्पेल को वर्ल्ड वाइड फैलाना है और जीसस ने जो प्रिंसिपल जो टीचिंग दिया है वो लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को रिपेंट करवाना है। लोगों को रिपेंट करवाना है, आइडल फेलोशिप नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, लोगों को एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रखना है, दारू नशा नहीं करना है, लोगों को मारपीट नहीं करना है, झगड़ा झगड़ी नहीं करना है, एक दूसरे का प्रॉपर्टी को चीना चीनी नहीं करना है। तो ये एक गॉस्पेल मैसेज जब पूरा वर्ल्ड वाइड फैलाना था, तो वो गॉस्पेल मैसेंजर लोग मैसेज फैलाते फैलाते हमारे यहाँ तक भी पहुंच गया। तो हमारे यहाँ तक भी जब पहुंच गया, जब लोगों को समझा के, लोगों को प्रीचिंग करके समझा के, लोगों को कन्विंस करके, लोगों को जब क्रिश्चियनिटी का तरफ अट्रैक्ट करने लगा, तो धीरे धीरे हमारा यहाँ का इंडिजिनस जो पॉपुलेशन लोग था वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता चला गया। शुरुआत का तो अगर जब फादर ग्रीक और फादर बुर्नोई लोग आके जब चर्च इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश किया, उस समय में भी कितना चर्च को जलाया गया, कितना मतलब हमारा इंडिजिनस लोगों ने रेजिस्ट किया कि नहीं, यहाँ पे हम फॉरेन धर्म को आने नहीं देंगे, हम अपना जो रीति रिवाज है वही मनाते रहेंगे, चलते रहेंगे। यहाँ तक कि ये जो क्या बोलता है, कितना चर्च का अल्टर को भी डिसमिस किया, ये किया वो क्या, बहुत कुछ लॉन्ग स्टोरी है। आप लोग उस पर अगर चर्चा करेंगे तो हमारा आज का पूरा दिन का लाइफ भी नहीं जुड़ेगा, बट मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा थोड़ा टच करके बोल रही हूँ। तो ऐसे होने के बावजूद लोगों का जिद्दी था कि नहीं, जिसने ठान लिया कि हमको क्रिश्चियनिटी में जाना है तो हम जाना है। हस्बैंड लोग वाइफ को पिटाई दुलाई करते थे, घर में मारपीट करते थे, बाइबल को जला देते थे, लोगों को इतना चर्च जाने से रोकते थे, बट देन वहां से स्केप करके भी लोग चर्च तक पहुंचे और जीसस को सबमिट किया और प्रे किया। एक्चुअली उस समय में कोई वो नहीं था, फोर्सफुल नहीं था। फोर्स तो हमारा अपना लोकल लोग ही कर रहा था कि नहीं, ये धर्म हमको नहीं लेना है, ये धर्म को हमारे यहाँ आने नहीं देना है। तो उस धर्म में जब घुस के देखा तो धर्म का अंदर में मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, ये भी देखना है। उसमें मेरिट ये है कि लोगों को अच्छा बात सिखाता है, अच्छा प्रिंसिपल सिखाता है, अच्छा लाइफ स्टाइल सिखाता है, एक डिसिप्लिनरी लाइन सिखाता है कि आप एक दूसरे को प्यार करो, ब्रदरहुड मेंटेन करो, यूनिटी रहो, एक दूसरे को जेलेसी मत करो, एक दूसरे को मारपीट मत करो, एक दूसरे को कटाकटी मत करो ना। तो ऐसे करके वो है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। जो उसको अच्छा से समझा है उसी धर्म में रहना ज्यादा वो समझदारी सोचा है ये। और दूसरा हमारा एक इकोनॉमिक जो एक बहुत ही भीतर ट्रूथ है, एक इकोनॉमिक हमारा अपना मूल अपना लोकल डाइटी में क्या होता है कि लोकल धर्म में, लोकल डाइटी में हमको अपना डाइटी को, अपना युलो को, अपना उई को इम्प्रेस करने के लिए हमको पूजा पाठ करना पड़ता है। तो पूजा पाठ करने के लिए हमको मिथुन, बकरी, गाय, सुअर का हमको वो करना पड़ता है,
ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस करने के लिए हमारा पास में इकोनॉमिकली हम साउंड भी होना पड़ेगा। इकोनॉमिकली साउंड होगा तो हम मिथुन को अफोर्ड कर सकेगा, सुअर खरीद सकेगा, बकरी खरीद सकेगा, गाय खरीद कर सकेगा। उसके बाद में जो हमारा जो न्यूबू होता है, प्रीस्ट होता है, पुजारी, उसको फर्स्ट क्लास तसंग, फर्स्ट क्लास, नकली मिलावट वाला नहीं, एकदम प्योर संगमी, माने वो भी पीबर वाला, हम लोग का इसी में तागुमगुम संगमी बोलता है। वो न्यूबू को फिर हजरा देना पड़ता है। उसका असिस्टेंट जो बू होता है, बू को फिर देना पड़ता है। और दिन रात न्यूबू 24 घंटा चांटिंग करते रहेगा, वही बरदुंग करते रहेगा। उस समय में आपको उसको मरवा उरवा 1 नंबर पोतू जीजे, पोला जीजे आपको पिलाना पड़ता है। तो ये जो वे लोग थोड़ा सा वेल्दी, थोड़ा साउंड वाला, फैमिली बैकग्राउंड वाला लोग अफोर्ड कर सकता है। फिर टोटल बीपीएल लेवल वाला लोग, गरीब वाला लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और न्यूबू को, दाइती को, उई को अगर हम लोग सेक्रीफाइस नहीं देता है, जैसे हम बीमार हो गया, मान लो हम बीमार हो गया, तो मेरा बदले में उई को हम बोलेगा कि आप मेरा जान को बख्श दीजिए, हमको अभी मत ले जाइए, मेरा आत्मा को छोड़ दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए हम दे देगा बोलेगा। तो उई हमको डिमांड करता है, मिथुन चाहिए, इतना सिंह, इतना बड़ा वाला मेच्योर वाला मिथुन चाहिए, 2 गहोरी चाहिए बोल के उई लोग डिमांड करता है बोल के न्यूबू लोग बीच में मैसेज पास करता है। और ये पूजा तुम नहीं करेगा तो तुम्हारा पूरा खानदान बीमार होके मर जाएगा, ये होगा वो होगा बोलता है। तो उसमें हम लोग का आदमी वो चीज से बचने के लिए मेनली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आपको ऐसा कोई डिमांड नहीं है। क्रिश्चियनिटी में सिर्फ है कि आप रिपेंट करो, दिल से रिपेंट करो, अपना पाप को, अपना गंदगी को उसको ईश्वर का हवाले कर दो, जीसस को सरेंडर करो। उसके बाद में आप प्रे करो, आपका हर बीमारी से आपको हीलिंग, चंगाई मिल जाएगा। और जीसस आपको हर इकोनॉमिकल ब्लॉकेज से भी आपको ढूंढ के बाहर निकाल के लेके आएगा। आपका घर में प्रॉस्पेरिटी देगा, आपका घर में एबंडेंस ब्लेसिंग मिलेगा। ये क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है। बात सिर्फ इतना है कि आप रिपेंट करना है, दिल से रिपेंट करना है और किसी का बुराई नहीं करना है। तो इसीलिए लोग उसमें ज्यादा कन्विंस होते गया, अट्रैक्ट होते गया, तो लोग उसमें जाने लग गया। जब इस तरीके से लोगों का ज्यादा मैसिव कन्वर्जन होने लग गया, तब जाके शायद द देन यूनियन टेरिटोरी हमारा जो अरुणाचल प्रदेश नेपा था, उस समय में नेपा का एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग था, चीफ काउंसिलर बोलिए या जो भी स्टेट गवर्नर बोलिए, जो भी बोलिए, उन लोगों ने ये नोटिस किया, ध्यान दिया कि नहीं, इस तरीके से तो इंडिजिनस का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, इंडिजिनस सारा पूरा फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा इंडिजिनस आइडेंटिटी नहीं रहेगा। ये सोच के ये आफ्रा 1978 एक्ट को ड्राफ्ट किया कि लोगों को जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने नहीं देना है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने से उसको सजा देगा, फाइन होगा, ये होगा, वो होगा, जेल होगा। मजिस्ट्रेट से आप लोग जाके मजिस्ट्रेट को एक्नॉलेजमेंट देना है बोल के ये एक्ट तब ड्राफ्ट हुआ था। बट वो एक्ट ड्राफ्ट होने के बाद में भी वो डोरमेंट में ही रह गया। आज का डेट में भी आप लोग देखिए, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, लोग वहीं पर जाएंगे जहां उनके लिए कन्वीनियंट होगा। तो वो जो चीज वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है और उसके बाद में पूजा पाठ को, एक्सपेंसेस को वो लोग इंक्योर नहीं कर पाता है, तो उस समय में तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि जीसस क्राइस्ट का पास जाइए। जीसस क्राइस्ट का पास जाने से आप हीलिंग भी हो रहा है और इतना एक्सपेंसिव पूजा का खर्चा से बच रहा है। ये सोच के लोग उसी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में और अपना थोड़ा सा मतलब लाइट, अपने लिए थोड़ा सा इजी वे में, कंफर्टेबल वे में देख के लोग कन्वर्ट हुआ है। नाउ हियर हीट ऑफ द क्वेश्चन कम्स एट दिस मोमेंट। हीट ऑफ द क्वेश्चन कम्स एट दिस मोमेंट कि काफी दिनों से, पिछले बार आप लोगों ने देखा जब आफ्रा 1978 एक्ट को उसको फिर से बनाना है बोल के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बोल के, कोई एक हमारा इंडिजिनस का कोई एक हमारा कोई ब्रदर था, उन्होंने कोर्ट में फाइल किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पेटिशन कोर्ट ने ये ऑर्डर अरुणाचल गवर्नमेंट को दिया कि इस एक्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट जो है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी ने मीडिया के जरिए अपना जानकारी दिया कि ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर कोर्ट से आया है, तो हमको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है बोले। Then that very day started, began the protest against this act by our Christian community. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि ये एक्ट हमको नहीं चाहिए बोल के, ये एक्ट लगाने से हमारा क्रिश्चियन को ये टारगेट कर रहा है बोल के। तब भी जब बहुत ज्यादा हीट हो रहा था मोमेंट, तब भी मैं बीच में एक बार लाइव वीडियो में आई थी।
तब भी मैंने लोगों को बीच में बात को समझाने की कोशिश किया कि ये एक्ट में एक्चुअली लिखा क्या है, ये एक्ट में एक्चुअली लिखा क्या है और एक्ट किसके लिए है। लेकिन जो समझ सकता था वो समझाए, जो नहीं समझ सकता था वो वन साइडेड होके, बायस होके, मेरा बात को नहीं समझ के मुझे उल्टा सीधा कोस रहा था, मुझे गाली गलौच भी कर रहा था। बट नेवर माइंड, गाली सुन सुन के तो मेरा आदत है। सुबह का ब्रेकफास्ट गाली से शुरू होता है, दिन का लंच भी गाली और रात का डिनर भी क्रिटिसाइजम में ही मेरा खत्म हो जाता है। तो आई एम यूज टू इट, आई एम हैबिट ऑफ इट। तो इसीलिए प्रवीण दोले, मेरा बात को पूरा ध्यान से, जब आप अगर लाइव में मेरा साथ जुड़ा हुआ है तो प्लीज मेरा बात को ध्यान से सुनिए और उसके बाद में आप कमेंट्स कीजिए ना। आपको मेरा बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स भी मत कीजिए। आज ऐसे भी बारिश का मौसम है, मैं बहुत अच्छा मूड में हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूँ लाइव के जरिए आकर के। कुछ चीज़ों को देखिए, नॉलेज जो होती है वो खरीदने से नहीं मिलता है। किसी के पास तिजोरी में करोड़ों रुपया जमा होने से भी नॉलेज नहीं होने से वो बेकार है। और नॉलेज किसी का माँ का पेट से लेके नहीं आता है। नॉलेज आपको खुद ढूंढना पड़ता है, आपको खोजना पड़ता है, आपको तलाशना पड़ता है। और यहाँ आपको बिना खोजे बिना ढूंढे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए और पेशेंटली सुन लीजिएगा बातों को ना। बीच में टोक के ये कमेंट्स ऐसे प्रोवोकेटिव वाला कमेंट्स मत कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। उसके बाद आपको पूरा वीडियो खत्म सुनने के बाद में अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो देन यू कैन गो अहेड, व्हाटएवर आपको जो लिखना है वो लिख सकता है। उसको भी मैं पॉजिटिव लूंगी, एक फीडबैक की तरह लूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा उस पर भी मैं अपना होमवर्क करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी कि आगे मेरे से कहाँ छूट गया, कौन सा क्लोज छूट गया, उस पर मैं अपना रेक्टिफिकेशन करूंगी, जरूर करूंगी। वो मेरे लिए काइंड ऑफ ए फीडबैक होता है। नाउ अभी का जो आज का कल परसों से जो अभी मीडिया में जो चर्चा चल रहा है, अच्छी चरातया जी ने बोला है कि आर्टिकल 371H को हटाना है ना। अभी नाउ आप लोगों को मैंने आर्टिकल 25 का बारे में बता दिया, आफ्रा 1978 एक्ट के बारे में बता दिया। अभी समझते हैं कि आर्टिकल 371H क्या है। बहुत सारा लोग ऊपर से सुन के छोड़ देता है और बहुत सारा लोग जानता है, पढ़ा लिखा लोग जानता है आर्टिकल 371H क्या है। जानते हुए भी वो लोग सोचते हैं कि मेरा बोलने से क्या फायदा, मेरा बोलने से थोड़े ना कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं अकेला क्यों बोलूं। ऐसा करके लोगों का ये जो ओपिनियन राय रहता है ना, जिसका वजह से कुछ चेंजेस नहीं आता है। हम लोग का स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटोरी से, नेपाल से अरुणाचल प्रदेश बनाने का बीच का सफर में क्या हुआ वो आपको जानना जरूरी है। जब नेपाल था तब यूनियन टेरिटोरी था, लेकिन नेपाल को फुल प्लेज स्टेट दिया। स्टेट देने के बाद में उसका नाम को चेंज किया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट तो दे दिया। जब किसी, देखिए यूनियन टेरिटोरी क्या होता है ये पहले फिर आपको मुझे विस्तार से समझाना पड़ेगा। यूनियन टेरिटोरी वो होता है, वो जगह, वो प्रोविंस, वो स्टेट होता है जहाँ पे आपका कंट्रोल पब्लिक मैंडेट से नहीं चलता है। वहाँ का कंट्रोल सीधा वहाँ इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट से चलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रूल करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है कि आपको, आपके लिए क्या फैसला किया जाएगा, क्या कानून बनाया जाएगा, आपके लिए क्या प्रोविजन रखा जाएगा, क्या सैंक्शन लिया जाएगा, आपका गांव में कहाँ रास्ता बनेगा, कहाँ कॉलेज बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा। ये सारा डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तरफ से आता है। ये यहाँ से जो हम लोग अभी वोटिंग करके इलेक्शन में जिता के अपना नेता बना के जो होता है ना, वो नेता का पास में वो पावर नहीं होता है, वो पावर वहाँ से होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वहाँ से डायरेक्शन मिलता है। वहाँ का डायरेक्शन पे जो हमारा यहाँ का जैसे चीफ सेक्रेटरी हो गया, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में डेप्यूटी कमिश्नर डीसी हो गया, ईएसी हो गया, उन लोगों का पास में फुल एब्सोल्यूट पावर होता है। तो वो लोग ही सारा एग्जीक्यूट करता है, सारा इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसी प्रोग्राम वो लोग ही बनाता है। तो पब्लिक का जीरो ये होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जीरो पार्टिसिपेशन होता है, पब्लिक का कुछ पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बट उसको सेंट्रल ये रूलिंग से बाहर निकाल के पब्लिक का हाथ में देने का मतलब होता है कि आपको स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया। तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देता है, इसका मतलब होता है कि आपको पूरा हक है, एज ए अरुणाचली पब्लिक हमको पूरा हक है कि हम अपना हिसाब से अपना नेता चुनिए, अपना हिसाब से हम अपना नेता चुने और उस नेता के माध्यम से हम अपना डेवलपमेंट का कार्य करवाए।
तो नेपा से जब अरुणाचल प्रदेश दिया गया, आपको एक पॉलिटिकली आपको बोला कि चलिए आप अपना नेता चुन के अपना सरकार बनाइए, अपना हाउस ऑफ असेंबली आप इस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद में आप अपना नेता बना के अपना सरकार बनाइए। लेकिन साथ ही साथ ये क्लोज डाल दिया गया आर्टिकल 371H। आर्टिकल 371H का मतलब होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या फिर एनी रिसोर्सेज रिलेटेड टू द स्टेट, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी, माइंस हो गया, मिनरल्स हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, या कुछ भी अगर नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी आपका कोल हो गया, कोयला हो गया, वो सब का ऊपर में प्रेसिडेंट का वो है। प्रेसिडेंट किसका माध्यम से काम करता है स्टेट में? गवर्नर का माध्यम से। तो हमारा स्टेट में भी गवर्नर है ना, राजभवन, सबको तो पता है। तो राजभवन का पास वो पावर है कि आपका जो मेन रिसोर्सेस होगा उसको आप एज ए स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि पेमा खांडू जी, अभी आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए मैं एकदम शॉर्ट में बात कर रही हूँ। पेमा खांडू जी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो पेमा खांडू जी का पास में पॉलिटिकल पावर है, पेमा खांडू जी का पास में पॉलिटिकल पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी है, बट अप टू सम एक्सटेंट। आर्टिकल 371H जहां इन्वोक है वहां पे आप वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। जब जरूरी होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना पावर एक्ट करेगा। वो अरुणाचल का इंडिजिनस पीपल का पास में वो पावर ही नहीं है कि आप अपना लिए बड़ा डिसीजन ले सके। वो डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेगा। किसके माध्यम से? गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से। तो वही बात को हम एज ए अरुणाचली इंडिजिनस पीपल, हम एज ए अरुणाचली पब्लिक, हम कई साल से मेरा पीपीए में रहने का कारण भी यही था कि ये आर्टिकल 371H को अरुणाचल से लिफ्ट करना है, अरुणाचल से हटाना है। अरुणाचल के लोगों का हाथ में फुल पावर होना है कि अरुणाचल का बारे में डिसीजन वो खुद ले सके। आपने उस जमाने में 30 मेंबर का असेंबली हाउस था हमारा अरुणाचल, आज 60 मेंबर का है। और अभी बहुत ज्यादा ये हो रहा है 2026 में हमारा असेंबली बढ़ेगा या घटेगा, लोकसभा बढ़ेगा या घटेगा, उस पर अभी चर्चा होगा। तो आज हमारा देखिए 60 मेंबर ऑफ असेंबली का हाउस है, तो 60 नंबर ऑफ एमएलएस का पावर में हाथ में वो पावर ही नहीं है जब आर्टिकल 371H इन्वोक होता है, लागू होता है आपके ऊपर में। तो वो आर्टिकल 371H को कंप्लीटली अरुणाचल से हटा देने से, जैसे आपका एरिया में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ एक बहुत बड़ा चीज डिस्कवर हुआ है, तो फुल्ली अथॉरिटी, फुल पावर अरुणाचल गवर्नमेंट का पास होना चाहिए था। लेकिन वो अरुणाचल गवर्नमेंट का पास में नहीं है। वो आधा पावर सेंट्रल का पास में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास में है, और आधा पावर अरुणाचल गवर्नमेंट का पास में है। तो इसीलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट फुली ऑथोराइज होके एक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिफेक्टिव स्टेटहुड मिला है बोल के। 20 फरवरी को हमेशा स्टेटहुड डे मनाता है, तो मेरा फेसबुक में आप लोगों ने हमेशा पोस्ट देखा होगा कि डिफेक्टिव स्टेटहुड डे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय मी, स्पेशली मी। हमको फुल प्लेज पावर नहीं दिया, हमको स्टेप मदरली ट्रीट किया गया है। आधा पावर आप पीछे से आप हमको छोड़ दिया, रस्सी गला में पट्टा बांध के, रस्सी बांध के, रस्सी को लंबा छोड़ दिया, जाओ आप जो मर्जी करना है करो, जो खाना है खाओ, लेकिन जब जरूरत होगा हम रस्सी खींचेगा आपका। ये वाला सिचुएशन है हम लोग का। तो इसीलिए ये आर्टिकल 371H को हटाना बहुत जरूरी है। इसको नहीं हटाएगा तो आपका पास में फुल प्लेज पावर ही नहीं है। आप जो बोलता है ना, ये मेरा जमीन है, ये मेरा पुरखों का बाप दादा का जमीन है, जन्म जन्म से सदियों से ये मेरा फैमिली का प्रॉपर्टी है बोलता है ना, जब आर्टिकल 371H का अंदर में आप अच्छा से घुस के उसको जब वो लागू होगा ना, उसका मतलब ये है कि वो जमीन जो है भारत सरकार का है, आपका नहीं है। वो सारा प्रॉपर्टी जो है भारत सरकार का है। आप तो सिर्फ एक केयरटेकर का रूप में वहाँ आप बेच रहे हैं, आप फुली टोटली मालिक ही नहीं है। तो आपसे मालिकाना हक ही छीना गया है। तो ये किस प्रकार का आपका साथ में जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है? तो ये स्टेटहुड का मतलब क्या है? आपको आधा यूनियन टेरिटोरी, आधा स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए अगर ये आर्टिकल 371H हट जाएगा तो स्टेट का पास में फुल पावर आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर सकता है कि किसका क्या है क्या नहीं है। और जो इंडिजिनस, जो नेटिव, जो यहाँ का जो नेटिजन्स है, जिसका पास में जो जमीन जायदाद है, वो सब का आपका खुद अपना ही होगा।
उसका ऊपर में किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल 371H को हटाना बहुत जरूरी है, और ये हटाया जा सकता है। और इसको कैसे हटाया जा सकता है, हमारा जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा इंडियन गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट चीफ मिनिस्टर अलोंग विथ ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड जितना भी हमारा गांव का, विलेज लेवल का, जो ग्राम लेवल का जो लीडर है या जीबी से है, जीबी से, उन सबको मिलके एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को। ये पेटिशन डालना होगा कि हमको आर्टिकल 371H नहीं चाहिए, प्लीज आप यहाँ से हटा दीजिए। वो स्पेशल पावर को, गवर्नर का ऊपर में जो स्पेशल पावर एक दिया हुआ है, उसको हटा दीजिए। हम खुद ही, हम सफिशिएंट हैं, हम काबिल है, लायक है, हम मैनेज कर सकते हैं अपना स्टेट का इश्यूज को। ये उनको रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख के प्लीड करना होगा भारत सरकार को, तब जाके भारत सरकार कंसिडर कर सकता है। और ये पार्लियामेंट में टेबलिंग होगा, पार्लियामेंट में टेबलिंग होगा, हाउस में फ्लोर में डिस्कस किया जाएगा, और जब लगेगा कि मोस्ट ऑफ द मेंबर को लगेगा कि हाँ आर्टिकल 371H को हटा देना चाहिए, अरुणाचल में इसका कोई जरूरी नहीं है, तो जाके ये हट जाएगा। लेकिन कोशिश तो करें हम लोग, बिना कोशिश के यहाँ बैठ के चर्चा करते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर ये इसको कोशिश एक बार करने से ठीक है, ये मेरा सोच है। नाउ अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 371H क्या बोलता है। अभी यहाँ वेरी फनी थिंग, जब कई चिरा तया जी ने आर्टिकल 371H को हटाने के लिए डिमांड किया, एजुअल वेज आफ्रा 1978 एक्ट को भी हटाने के लिए डिमांड किया, तो हमारा मागबो मुच्चू मिती साहब, जो कांग्रेस का घर में पैदा हुआ है, कांग्रेस का कपड़ा पहन के बड़ा हुआ है, कांग्रेस का दाल चावल खा के बड़ा हुआ है, कांग्रेस का पैसा से कहाँ कहाँ दूर कॉलेज में जाके पढ़ लिख के आज इंग्लिश भी इतना बढ़िया इंग्लिश बोल सक रहा है। उसका पूरा तो जन्म ही कांग्रेस का घर में हुआ है। उसका पिताजी कांग्रेस में इतना साल मंत्री, एकदम कैबिनेट मिनिस्टर, बैठ के बाद में वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बना है, और बाद में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या क्या बना है। अभी पता नहीं फादर मुकुट मिती जी अभी क्या कर रहे होंगे रिटायरमेंट के एज में, अभी का तो मुझे अपडेट नहीं है। लेकिन उस पिताजी का बेटा मुचू मिती साहब बोलता है कि अच्छा इंग्लिश बोल रहा था, मीडिया ब्रीफिंग करते समय में अच्छा इंग्लिश बोल रहा था, और बोल रहा था कि आर्टिकल 371H और आफ्रा 1978 एक्ट जो है दोनों एक ही कानून है बोल के। तो ब्रदर मुचू जी, मैं आपके जैसा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, और आपके जैसा इंग्लिश भी मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं गवार ही सही, मेरा अपना हिसाब से मैं यहाँ घर बैठ के भी मैं जितना कोशिश करती हूँ पढ़ने की, कानून को समझने की, कानूनी भाषा को, इंग्लिश का वर्ड को उसको एक्सप्लेन करने की, उसका मीनिंग को निकालने की डिक्शनरी में ढूंढती रहती हूँ। तो वहाँ से मुझे जो देखने को मिला है, आर्टिकल 371H आपसे आपका मालिकाना हक छीनता है, शॉर्टकट में बोल रही हूँ, और आफ्रा 1978 एक्ट आपसे आपका मालिकाना हक नहीं छीनता है। ये आप पे रोक टोक लगाता है कि आपका प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बना है, बोलते हैं आपका प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बना है। तो ये प्रोटेक्टेड वाला लॉ जो बोलता है कि किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को जबरदस्ती करके, डरा के, धमका के, या लालच में, आवेश में आके, या किसी भी मतलब प्रकार से कोई स्थिति में आपको ट्रिटनिंग करके या कंपल्सन में आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है, बोलता है ये आफ्रा 1978 एक्ट। ये आफ्रा 1978 एक्ट जो यही बोल रहा है कि कोई भी बाहरी फॉरेन धर्म जो आके यहाँ का इंडिजिनस आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना है, इंडिजिनस आदमी को फोर्सफुल नहीं करना, इंड्यूसमेंट नहीं करना है, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है बोल के ये आर्टिकल 1978 आफ्रा 1978 एक्ट बोलता है। अब इस पे हमारा क्रिश्चियन ब्रदर्स और सिस्टर्स का ये रिजर्वेशन है कि अगर ये एक्ट लागू हो जाएगा तो हम लोग को, क्रिश्चियन लोग को टारगेट करेगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोग हम लोग बाहर से आया वाला, जेरूसलम से आया वाला, इजराइल से आया वाला रिलीजन है, ये सोच के वो लोग इसको रजिस्ट करता है। लेकिन मैं एज ए शीतल, एज ए तोको शीतल, एज ए पर्सनल इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, एज ए नेटिव, एज ए इंडिजिनस सिटीजन ऑफ द स्टेट,
मेरा अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है कि आफरा 1978 एक्ट को लगाने का, ऐसे तो हमको यहाँ अरुणाचल में कोई भी आदमी किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहा है, और ये एक्ट का हमको एक्चुअली बोला जाए तो जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर हाई कोर्ट आप बोलता है कि एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है बोलता है, तो अगर ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करता भी है तो भी हमको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। क्यों प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है? आपका एक्ट बोलता है कि आपका एक्ट में एक एक शब्द क्लियरली बोला है कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है, बस। तो आज का डेट में कोई भी किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा ही नहीं सकता है, और कोई करवा भी नहीं रहा है। कौन करवा रहा है? ना हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है ना। हाँ, जब से हमारा सेंटर में बीजेपी का सरकार बना है, यहाँ आके बहुत कुछ चीजों पर कंट्रोलिंग करने का कोशिश किया जा रहा है हमारा पर्सनल लाइफ में। जैसे कि बीफ होटल को बैन कर दिया, बैन करने का कोशिश किया। ईएसी लोग एक ऑर्डर निकाला था ना कि बीफ होटल लोग अपना नाम का वहां में बोर्ड में बीफ होटल बोल के मत लिखो बोल के, वो कोशिश किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो खाने पीने में रोक टोक लगाने के लिए कोशिश किया, और लाइफ स्टाइल को पता नहीं एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। वो नहीं करना चाहिए। जैसे हमको आर्टिकल 25 हमको इस बात का खुला छूट देता है, फ्रीडम देता है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को हम फेथ एंड कल्चर को, किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकता है, उसको हम मेंटेन कर सकता है। हम अपना गॉड अपना हिसाब से हम चुन सकता है, अपना बिलीफ, अपना फेथ, अपना पसंद से हम रख सकता है। उसी तरीके से आफरा 1978 एक्ट को भी अच्छा से पढ़िए। उसमें भी ये है कि किसी का भी धर्म को कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, किसी का भी धर्म को कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, और जो जबरदस्ती छेड़खानी करेगा उसका ऊपर में केस बनेगा, फाइन लगेगा, जेल होगा। तो जैसे काल को कोई दूसरा धर्म वाला आके हमको बोलेगा आप क्रिश्चियनिटी मत अपनाओ, आप क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो, क्रिश्चियनिटी को मत अपनाओ, आप मिथुन मीट मत खाओ, आप मिथुन मीट मत खाओ, आप बकरी मीट मत खाओ, तो वो ऐसा बोल के हमारा ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेगा, तो उसका ऊपर में आफरा 1978 एक्ट नहीं लगेगा। कोई आके बोलेगा हमारा चर्च को डिसमेंटल करेगा, हमारा चर्च को डिसमेंटल करेगा, हमारा चर्च का लीडर को, फादर को, इवेंजेलिस्ट को, फास्टर को, फास्ट्रेस को हाथ लगाएगा, तो उसका ऊपर में आफरा 1978 एक्ट लागू नहीं होता है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है, उसी तरह ये आफरा 1978 एक्ट जो सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं है, ये सब धर्म के लिए है। कल को हमको आके बोलेगा, संघ परिवार वाला आके बोलेगा भारत में रहना है तो सनातनी बनना होगा, हिंदुइज्म को फॉलो करो, नहीं तो नहीं मानेगा बोलेगा, तो हम लोग ये आफरा 1970 एक्ट का तहत हम लोग उसका अगेंस्ट में केस कर सकता है। हम एज ए क्रिश्चियन, एज ए इंडिजिनस क्रिश्चियन, हम यहाँ का अरुणाचल का इंडिजिनस है, हम यहाँ का ट्राइबल लोकल रेसिडेंट है, लेकिन हमको आर्टिकल 25 हमको ये छूट दिया है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। तो हम क्रिश्चियन को फॉलो कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी, उसका प्रिंसिपल, उसका टीचिंग्स, उसका प्रीचिंग्स, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कल को कोई और धर्म आके हमको बोलेगा कि ये धर्म को तुमको फॉलो करने नहीं देगा, तुम मेरा ये धर्म में आना पड़ेगा बोल के हमको फोर्सफुल करेगा, हमको इंड्यूस करेगा, या हमको ट्रेटनिंग करेगा, या हमको लालच देगा, तब हम ये आफरा 1978 एक्ट का अंदर में हम उसका अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा। थोड़ा सा अपना सोच को, अपना दिमाग को थोड़ा बड़ा करके सोचने से मेरा ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। और पर्टिकुलरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सोशल लीडर को, सोशल नेता को वन साइडेड होके, बायस होके बात नहीं करना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। और यहाँ पे जो कल वो डॉक्टर रूमी सर का जो फ्रेश ब्रीफिंग अभी मैं थोड़ा देर पहले देख रही थी, वो बोलता है कि ये एक्ट को लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडिजिनस के लिए खतरा है बोले। रूमी सर, इंडिजिनस के लिए कोई खतरा नहीं है। आज भी ऑल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। अगर जो लोग कुछ क्रिश्चियन में आ गया, या हिंदू में चला गया, या मुस्लिम में चला गया, वो लोग भी अगर रिकॉल करता है और उसको लगता है कि नहीं अपना दोनी पोलो में वापस जाना चाहिए, सोचने वाला, एंड एनीबॉडी आर वेलकम, वो जा सकता है दोनी पोलो में वापस। और कोई भी दोनी पोलो वाला भी लगेगा कि नहीं हमको दोनी पोलो में नहीं रहना है, हमको हिंदू में जाना है, या हमको बुद्धिस्ट में जाना है, या हमको क्रिश्चियन में जाना है, या हमको इस्लाम में जाना है, सोचने वाला वो भी जा सकता है।
किसी का ऊपर में कोई वो नहीं है। हम लोग का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, आप लोगों को हिस्ट्री पता होगा ना, कुछ लोगों को पता नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल कास्ट थे। उसको मैं सॉरी, मैं मेरे पिछले वीडियो में ज़्यादा जल्दीबाजी में बहुत ओवर ये होके बात करते समय उसको शेड्यूल ट्राइब बोला था, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट थे। तो वो सबसे मतलब डाउन ट्रोडन जो हमारा हिंदू में कैटेगरी है, हिंदू में 4 कैटेगरी, एक है ब्राह्मण, उसका बाद में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होता है वो पंडित, जो लोग मंदिर में रहते, पूजा पाठ करते हैं, पंडित का काम करते हैं, मतलब सबसे हाई क्लास। क्षत्रिय मतलब वॉरियर, जो सैनिक होता है, जो फाइटर होता है, जो लोगों की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय होता है। वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, जो मरवारी होता है, जो पूरा बिजनेस व्यापारी करता है, कपड़ा का बिजनेस करता है, सब्जी का, चावल का, हर एक जितना भी बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो वैश्य होते हैं। और शूद्र, शूद्र मतलब जो लेबर क्लास काम करता है, जो स्वीपिंग डस्टिंग काम करता है, जो ईटा उठाता है, सीमेंट उठाता है, खेती बाड़ी करता है, लोगों को काम करता है, उसको शूद्र बोला जाता है। तो ये 4 कैटेगरी में हमारा हिंदू सनातनी हिंदू ग्रुप में, हिंदू फैमिली में बटा गया है। उसमें ये 4th नंबर में हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर का, उसका कास्ट बिलोंग करता था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर लोग का साथ में तो ऐसा होता था कि मतलब पानी भी पीने नहीं देता था। और ये हाई क्लास लोग तो अपना बाउंड्री में लोअर क्लास को घुसने ही नहीं देता है, लोअर क्लास का बाउंड्री में वो लोग जाता भी नहीं, लेकिन उनका सारा घर का काम लोअर क्लास से ही करवाता है। लेकिन वो लोअर क्लास लोग जिस ग्लास को छू दिया वो ग्लास को हाई क्लास लोग छूता नहीं। ये ऐसा हो कि छूत अछूत का पहले उस समय में जमाना था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर बाद में इतना पढ़ाई करने, सबसे हाईएस्ट डिग्री, मोर देन 26 डिग्री उसका पास में था। हाईएस्ट डिग्री करने का बाद भी इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इतना अच्छा था वो, कितना मतलब उसका सोच विचार कितना पार साइटेड था, इतना अच्छा था। बट देन उसका साथ ये इनजस्टिस होता था। तो वो बाद में उन्होंने डिसाइड किया, बाद में वो अपना एज का आखिरी पड़ाव में आके डिसाइड किया कि वो बुद्धिज्म में जाएगा बोल के। उसका साथ जितना ग्रुप वाला सब लोग था सब बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन जो होता है वो अपना विलिंगनेस से होता है, अपना विल पावर से होता है, और अपना से सोच समझ के पूरा रिसर्च करने का बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को चुना था। तो उसी तरीके से लोग जो है अपना हिसाब से, अपना कंफर्टनेस का हिसाब से, अपना विलिंगनेस का हिसाब से, अपना अंतरात्मा का चाहत से रिलीजन को चुनता है, तो वहाँ वो कन्वर्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई फोर्सफुल कन्वर्जन तो आज का डेट में 25th सेंचुरी में, अभी हम लोग जी 2025 सेंचुरी में जी रहे हैं, यहाँ में तो कोई फोर्सफुल कन्वर्जन होने का कहीं भी एंगल से जगह नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो धर्म, जाति, पार्टी का पॉलिटिक्स, राजनीति खेलता है ना, वो लोग हमेशा जो पॉलिटिकली मतलब सोच को रखता है, वो लोग सोचता है कि हम लोग ये करेगा, ये पॉलिटिक्स का नाम पे, धर्म का नाम पे राजनीति खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, सोचने वाला लोग, वो लोग इसको डाइल्यूट करने के लिए सोच सकता है, कोशिश कर सकता है। बट एज ए जनरल थिंकिंग कोई भी यहाँ, और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल को अगर पूरा क्रिश्चियन, सब क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो भी जाता है बोलने से, तो क्या पूरा इंडिया में 29 स्टेट वाला कंट्री में हम लोग का अरुणाचल तो एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेट है, लीस्ट पॉपुलेशन वाला, सबसे कम पॉपुलेशन वाला। हमारा यहाँ में पूरा स्टेट में ही मोर देन 13-14 lakhs पॉपुलेशन है, वो भी बाहर का बिजनेस करने वाला लोगों को मिला के। हमारा इंडिजिनस तो प्योर लोकल तो आई थिंक मोर देन 6-7 lakhs ही सिर्फ होगा, जो कि दूसरा स्टेट में आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट में या एक सर्कल में ही 15-25 lakhs पॉपुलेशन होता है। तो अगर यहाँ सपोज करो सब लोग अगर क्रिश्चियन बन भी जाता है बोलने से, वहाँ कहाँ कॉम्पीट कर पाएगा, और सब लोग यहाँ पूरा दोनी पोलो बन के बैठता है बोलने से भी वहाँ कहाँ कम्पीट कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो पॉलिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकली एंगल से देख के ये रिलीजन को डिबेट करना, बात करना, ये सब आर्गुमेंटेशन नहीं करने से ठीक है। हम देखिए, मेरा जो नाना जी था, नानी माँ था, वो लोग बहुत बड़ा न्यूबू था, पुजारी था, प्रीस्ट था। हम लोग का घर में तो आज भी सब सोरंग बोलता है ना, ये मिथुन का जो सींग नहीं होता है क्या,
मिथुन का सब सोरंग नाना जी का पूजा कर करके इतना मिथुन सेक्रीफाइस किया, बोला लंबा लंबा सब सोरंग बांध के रखा, बोला अभी भी आज भी मेरा घर में है। मेरा ओरिजिनल हम इंडिजिनस था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग यहाँ का ही धरती, क्योंकि हम लोग को इससे पहले पता नहीं था, मेरा नाना जी, नानी माँ, दादाजी, दादी माँ लोग को पता नहीं था। हम लोग इसी धरती पे खुद को पाया है, यही पे हमारा अस्तित्व है। हम लोग को पहले मालूम नहीं था, शुरू में नेपाल से पहले भी मालूम नहीं था कि हम लोग कौन सा देश है, क्या है, कंट्री का नाम मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। बस हम लोग इसी पहाड़ में, इसी जंगल में रहते आ रहे। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन था पहले मैंने बताया, लोगों ने अपना हिसाब से चुन के ये किया है। लोगों ने अपना हिसाब से चुन के अपना धर्म, मतलब हाँ पहले बोला ना, आग को दिखाई मिला, आग से हमको मदद मिलता है, आग जलता है तो खाना पकता है, मीट पकता है, तो लोग आग को पूजा किया है। लोगों ने हवा को महसूस किया तो हवा को पूजा किया है। लोगों ने पानी को महसूस किया तो पानी को पूजा किया। उसी तरीके से लोगों ने सन को महसूस किया तो सन को पूजा किया, मून को महसूस किया तो मून को पूजा किया। उसका कोई वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं था ना कि ये पूरा उसमें फ्रेम करके रूलिंग्स नहीं था कि यही धर्म हमारा है, यही ऐसा है वैसा है, नहीं। लोग अपना हिसाब से करते गया है। तो उस हिसाब से अभी क्या है कि हमको लगा कि बेटर, इससे थोड़ा सा बेटर जोन में आते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में आते हैं कि नहीं, जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी में कोई खराब नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी ठीक है, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध का आइडियोलॉजी में कोई खराबी नहीं है। गौतम बुद्ध जी का आइडियोलॉजी भी बहुत अच्छा है। गौतम बुद्ध जी बोलता है कि सबको शांत रहो, शांति में ही सब कुछ है, धैर्य रखो, धैर्य, पैशंस, धैर्य रखो, शांति रहो, शांति में ही सब कुछ है। खुद को पहले शांत करो, अपनी आत्मा को शांत करो, तब जाके आपको पूरी चीज समझ में आएगी। आप जितना चटपटाओगी, जितना उड़ोगी, जितना आप करवट बदलोगी, उतना ही आपको अशांति ही रहेगी। तो शांति तब होगी जब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकोगे। गौतम बुद्ध का तो आइडियोलॉजी ये है, शांति रहो, शांति। जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी है कि मोहब्बत करो, खुद से भी मोहब्बत करो, अपनी पड़ोसी से भी मोहब्बत करो, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो। जिस इंसान ने, जिस बंदे ने आपका सब कुछ बिगाड़ा है, आपको बर्बाद किया है, आपको कहीं का जीने का लायक नहीं छोड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके नासमझी के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए ईश्वर से आप दया याचिका रखो। ये जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी है। तो हर भगवान का अपना आइडियोलॉजी होता है। श्री कृष्ण का आइडियोलॉजी है, भगवान राम जी का आइडियोलॉजी था, इंद्रदेव का आइडियोलॉजी है, महादेव का आइडियोलॉजी है। तो हर भगवान का अपना अपना आइडियोलॉजी होता है। जिसको जिसका आइडियोलॉजी अच्छा लगता है वो वही तो जाता है ना। आफ्टर ऑल इंसान धर्म में रहना क्यों चाहता है? क्योंकि अपने आप को एक सेंट्रलाइज करके रखना चाहता है, एक डिसिप्लिन का अंदर में रखना चाहता है। अपना आत्मा को सुकून चाहिए होता है, खुद को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोई तो है मेरा साथ में, कोई तो है जिसको मैं शेयर कर सकती हूँ, मेरा तकलीफ को कोई देख सकता है, मेरा आंसुओं को कोई महसूस कर सकता है, मेरा खुशी को मैं किसी के साथ बांट सकती हूँ। मैं बीमार होती हूँ तो कम से कम उसको मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरा मन हल्का होता है, मेरा बीमार ठीक होता है। मैं फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट होती हूँ तो मैं उससे ब्लेसिंग मांगती हूँ, मदद मांगती हूँ तो वो मुझे ब्लेस करता है। ये इसी के लिए लोग धर्म परिवर्तन करता है या धर्म में रहता है। तो इसीलिए ना मेरा इंडिजिनस ब्रदर्स जो कि दोनीपोलो मानता है यदर नामलो टीम को, क्रिश्चियन भाई बहनों से कोई मतलब गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए। और बाकी जो क्रिश्चियन भाई बहन लोग भी है वो लोग भी अपना दोनीपोलो ब्रदर लोग को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ में हम लोग को धर्म जाति का नाम पे, रिलीजन का नाम पे बंटवारा करके आपस में मारपीट करवा के, इसीलिए हम हमेशा अबू तानी और रोरू पच्चा का कहानी आप लोगों को हम हमेशा कोट करता है ना। अबू तानी ज्यादा स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट था, और रोरू जो है उसका ब्रदर जो है वो बेचारा बहुत डल था, सीधा साधा था। तो अबू तानी बोलता था कि रोरू को, वो गांव में ओलो नंपा मलोंगुन चीजें अंगला कुलाना आए, वो बस्ती में जाके हम दोनों एक गांव मिलेगा, वहां में एक घर मिलेगा, आप वहां में उतने से आपको बोलेगा रोरू रोरू हमको मत मारो, हम आपका बीवी है बच्चा है बोलने से आप मत मानो, पूरा को काट दो, वो दुश्मन का गांव है, दुश्मन का बीवी बच्चा पूरा सबको मार दो बोलते। रोरू बेचारा सीधा साधा वहां जाके पूरा अपना बीवी बच्चा को काट कूट के मार के खत्म कर दिया। लेकिन अबू तानी
चालू चतुर था, वो क्या किया है, बीवी बच्चा को नाका का ऊपर में छुपा के एक दो को कुत्ता को काट के पूरा घर में खून खून करके रोरू को दिखाया कि देखो हम भी यहाँ का पूरा काट दिया है बोले। तो इस तरीके से हम लोग जो है रोरू बच्चा वाला कैरेक्टर भूखा है, क्वालिटी है हम लोग का अंदर में है। तो हम लोग अबू तनी का बच्चा ना, लेकिन अबू रोरू का कैरेक्टर भूखने का वजह क्या होता है, लोग हम लोग को जो भी बोल देते हैं हम लोग तुरंत उसको मान लेते हैं, जो भी समझा देते हैं हम लोग तुरंत उसको विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करके उसको मान के उसका बाद में हम लोग उसी में चला जाता है और अपना ही बर्बादी करता है। आज आप अभी यहाँ हम लोग एक दूसरे को, चाहे वो डॉक्टर रूमी हो, चाहे वो जेम्स चितारा हो, चाहे वो ये हमारा तार मीरी हो, या यहाँ का हम लोग का कोई भी ये किसी भी ग्रुप का ये जैसे कि हमारा आओ मामा नातुंग जी हो, कोई भी हो, हम लोग आपस में क्यों धर्म जाति का नाम पे लड़ाई कर रहा है। हम लोग को ये देखना है कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ऐसे भी बहुत कम पॉपुलेशन है, बट हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन देना है, बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन देना है। जब तक एजुकेटेड नहीं होगा लोग कभी नहीं समझेगा, और जब पूरा एजुकेटेड हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हर एजुकेशनिस्ट को नौकरी ही करना है बोल के, क्वालिटी एजुकेशन देना है, अच्छा हेल्दी लाइफ लोगों को मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का डेवलप होना है, बहुत कुछ चीज़ों में चेंजिंग आना है। उसका बाद में जाकर के लाइट चला गया इसलिए बैकग्राउंड अंधेरा हो गया। तो साउथ कोरिया कितना डेवलप हो गया है आप देखिए, साउथ कोरिया का पॉपुलेशन भी बहुत कम वाला है, बट वो कितना डेवलप हो चुका है। उसी तरीके से एक एक अलग अलग कंट्री होता है जो कि इतना डेवलप होता है। दुबई का नाम आप लोग सुना है, दुबई सिर्फ डेजर्ट लैंड, सिर्फ डेजर्ट सैंडी एरिया, ना पानी ना गच्ची ना पेड़ पौधा कुछ भी नहीं, नो ग्रीनरी। बट आज दुबई इतना चमकता दमकता है, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का सबसे लंबा टावर बिल्डिंग दुबई में है। तो वो चेंजेस, वो डेवलपमेंट कहाँ से आया है, उन लोगों की मानसिकता से। लोगों का मानसिकता, उन लोगों का मानसिकता बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस होने का वजह से आज वो डेजर्ट लैंड को इतना लाइटनिंग वाला, इतना खूबसूरत चमकता धमकता शहर बना दिया कि वर्ल्ड से लोग, अलग अलग कंट्री से लोग दुबई में जाता है हॉलीडे मनाने के लिए, दुबई में जाता है सब्जी खरीदने के लिए, जो कि वो डेजर्ट लैंड है। वहां से एक गच्ची नहीं, एक पल, एक सब्जी नहीं उगता है, बट लोग वहां से सब्जी पल लेके आता है। तो ये चीज हमारा अरुणाचल में ये मैकेनिज्म करना चाहिए ना, अरुणाचल को कैसे आगे लेके जाना है, अरुणाचल के लोगों को कैसे बेटर और भी हाई एंड वाला लाइफ स्टाइल देना है, सुंदर वाला लाइफ स्टाइल देना है, लोगों को एजुकेशनिस्ट बनाना है। यहाँ पे हमारा पास क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का ऊपर में बेस करके हमको अरुणाचल को और ज्यादा वर्ल्ड में हम लोग को अरुणाचल का जो पोटेंशियल है, जैसे कि ऑर्किड है, ऑर्किड बांटना है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक टी है, टी बांटना है। हमारा पास में जिंजर का अच्छा पोटेंशियल है, लार्ज कार्डामम का अच्छा पोटेंशियल है, कीवी का अच्छा पोटेंशियल है, दिरांग का, सेरगांव का एप्पल का अच्छा वो है। तो वो सब चीज हमको लोगों को एक्सपोर्ट करना है। बाहर से सिर्फ सामान लाके यहाँ फैला के लोगों को इंपोर्ट करते रहने से नहीं होगा, अपना सामान को बाहर भेजना है, अपना टैलेंट को, अपना हुनर को बाहर भेजना है। हमारा बेटा बेटी को, फ्यूचर जनरेशन को, यंग जनरेशन को, हमको सबको उनको एजुकेट करना है, उनको अच्छा बात सिखाना है, ना कि ये धर्म जाति का नाम पे लड़ाई झगड़ा राजनीति करते रहना और एक दूसरा। और महामूर्खों में आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, आप लोग जब अच्छा से होमवर्क नहीं करते ना, प्लीज मीडिया में मत आइए, मीडिया में मत आइए लीडर है बोल के ना, लीडर है बोल के मीडिया में आके उल्टा सीधा स्टेटमेंट मत दीजिए, लोगों को और कंफ्यूज मत कीजिए। इसलिए बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। लिटिल नॉलेज है तो उसको बिगर नॉलेज बनाइए, कंप्लीट नॉलेज बनाने का बाद मीडिया में आइए, आएगा उल्टा सीधा बकेगा ये वो। हमारा अरुणाचल जानते पता है किस दिशा में जा रहा है अभी, क्योंकि सब लेजी हो चुका है, आलसी हो चुका है, कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, कोई किताब नहीं ढूंढता है, जस्ट मीडिया में जो सुनता है वही बोल देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट दे दिया उसी को सच्चाई मान लेता है। तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो आप बिहेव कीजिए कि आप मीडिया में आने से पहले कंप्लीट आप होमवर्क कर लीजिए। जैसे कि हमारा मुच्चू मागबो मुच्चू जी, कहा आप आफ्रा 1978 एक्ट और आर्टिकल 371H को सेम कानून बना दिया, सेम लॉ बता दिया। आप उसको अच्छा से पढ़िए ना, गो थ्रू इट, आप गो थ्रू इट, आप अच्छा से इन डिटेल्स में जाइए, थ्रो कीजिए, उसके बाद में मीडिया में आके स्टेटमेंट दीजिए ना। तो ये जो चीजें हैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ में, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, जब कभी भी आप मीडिया में आता है तो प्लीज मीडिया में आप
प्रॉपर जो है इसका जानकारी का साथ में प्रॉपर अच्छा से फुल डिटेल्स में कंक्लूजन का साथ में आइए। ये उल्टा सीधा बयानबाजी मत कीजिए। डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कीजिए, लोगों को बंटवारा करने का पॉलिटिक्स मत खेलिए। और यहाँ आप किसको ये ऊंचा नीचा दिखा के, किसको आप दांत दिखा के, उंगली दिखा के किसको दबाएगा। और स्पेशली पार्टीबाजी का तो बात ही मत कीजिए। हमको तो लगता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं हम लोग इंडिजिनस है तो हमारा इंडिजिनस का खुद का एक इंडिजिनस पार्टी है आपका पास में, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। टेल मी, आप लोग मुझे बताइए, द सो कॉल इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितना भी एमएलए है, आप लोग बताइए, आप व्हेन यू आर शाउटिंग अबाउट दैट कि वी आर इंडिजिनस, तो चलिए डॉक्टर इमी रूमी जी से ही मैं पूछ लेती हूँ। आप इप्सप का चेयरमैन है, इंडिजिनस का सारा अरुणाचल का इंडिजिनस का आप करता धरता है, सबका आप फादरली फिगर है, बड़ा भैया है। आप अपना इंडिजिनस एक पॉलिटिकल पार्टी है आपका पास में, मैं आपसे पूछती हूँ, आपका पास में इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए जिसमें इंडिजिनस लीडर को आप चुन के बनाना है। उसके बाद में आप यहाँ इंडिजिनस का गवर्नमेंट बनाइए, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का गवर्नमेंट बनाइए, हाँ, या फिर अरुणाचल पीपल्स पार्टी, कोई भी व्हाटसोएवर यू कैन नेम इट XYZ, आप सरकार बनाइए। आपका चीफ मिनिस्टर इंडिजिनस होना पड़ेगा, आपका MP इंडिजिनस होना पड़ेगा, तब जाके आप बाहर में नेशनल लेवल में जाके आप अपना इंडिजिनस का राइट के लिए आप बात कीजिए, फाइट कीजिए। इंडिजिनस का ऊपर में आपको जो भी मतलब इंडिजिनस का साथ में जो शोषण हुआ था या हो रहा है या होने जा रहा है, उसके खिलाफ में स्ट्रेट आप ये कीजिए। Why our people, indigenous people, are sitting there in the veranda of the BJP party and they are talking about the indigenous people? शर्म नहीं लगता है? ये सब मतलब जो लोग बिल्कुल नहीं जानता है उसको जो भी बोलेगा वो लोग मान जाएगा, हाँ ये ठीक बोल रहा है। और जो लोग आधा आधी जानता है वो लोग भी सुन के, हाँ हम थोड़ा मोड़ा जानता था, ये सही बोल रहा है, ऐसे ही होता होगा सही। लेकिन जो फुली अवेयर है, फुली जागरूक है, जो सब कुछ पता है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो उन लोगों को आपका ऊपर हंसी आ रहा है। वो लोग बोलता नहीं है, सिर्फ हंसता है, यार कैसा लोग है बोल के। तो आप बीजेपी का फ्रेंचाइजी लेके बैठा हुआ है, बीजेपी का फ्रेंचाइजी लेके बैठा हुआ है, बीजेपी का एजेंट बन के आप यहाँ काम कर रहा है। सॉरी यार थोड़ा डिस्प्लेस हो गया था। बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है, संघ परिवार का एजेंट बन के काम कर रहा है, और आप अपना आपको इंडिजिनस है, हम इंडिजिनस लीडर है, इंडिजिनस को एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं होना है, इंडिजिनस को पीसफुल रहने देना है बोल के ये सब वकालत करके मुझे लगता है कि बेकार है। इंडिजिनस अपना जगह ठीक ठाक है, बस उसको लोगों को एक्यूमुलेट करना है, असेंबल होना है, स्ट्रेंथन होना है, यूनिटी होना है, तब जाके हम लोग अरुणाचल का वेलफेयर के लिए, अरुणाचल का वेलफेयर के लिए अगर बात करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 371H को हटाने के लिए बात कीजिए। अगर आप वाकई में इंडिजिनस का नेता है, इंडिजिनस का लीडर है और इंडिजिनस लोगों के लिए सोचते हो, सबकी भलाई के लिए सोचते हो, तो ये आफ्रा 1978 एक्ट ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इट्स द ओनली शीट पेपर ऑफ शीट, ये एक पीस ऑफ पेपर है, कुछ नहीं है, इससे किसी का कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। बट हाँ, आर्टिकल 371H को हटा दीजिए। आर्टिकल 371H को हटाने के लिए सबका साथ का जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कम्युनिटी से हो, सबको एक साथ एकजुट खड़ा होकर आर्टिकल 371H को हटाने के लिए आप अरुणाचल गवर्नमेंट को बोलिए, अरुणाचल गवर्नमेंट को प्रेशराइज कीजिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को प्रेशराइज कीजिए, ऑनरेबल 3 नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेशराइज कीजिए। उसके बाद में आर्टिकल 371H हट जाएगा, तो आपका पास में एज ए इंडिजिनस लीडर आपका पास में फुल पावर होगा और आपका पास में फुल अथॉरिटी होगा, तब जाके आप इंडिजिनस के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने युगों के लिए आप कुछ अच्छा एक मतलब बहुत बढ़िया कर सकेंगे। नहीं तो आज बीजेपी का फ्रेंचाइजी लेके बैठा है, कल को कोई थर्ड पार्टी का लेगा, फिर परसों जो भी वहाँ कंट्री में कैबिनेट यूनियन में जिसका भी गवर्नमेंट आएगा उसका फ्रेंचाइजी लेते रहेगा। कब तक लोगों का लेबर बनते रहेगा भाई? इन शॉर्ट में अगर हम लोग का लोकल भाषा में बोलेगा तो लोगों का लेबर बन के कब तक जिएगा? खुद मालिक बनिए ना अपना घर का, अपना जमीन का खुद मालिक बनिए, खुद लीडरशिप लीड कीजिए, अपना खुद का आप एक ये कीजिए,
कहाँ लोगों का घर का बरामदा में खड़ा होके, लोगों का गेट कीपर बन के जबरदस्ती चमचागिरी करके, चापलूसी करके यहाँ में हेडलाइट बुक के घूमने से भी क्या है। हम लोग समझने वाला समझता है ना, देखने वाला देखता है ना, क्या मीनिंग है चमचागिरी करके। अपना आइडियोलॉजी को अगर इस्टेब्लिश करना है, सेटअप करना है, अपना प्रिंसिपल को सेटअप करना है तो खुद का सरकार बनाइए, खुद का लीडर बनाइए, तब खुद का हक के लिए वहाँ बात कीजिए ना। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं देखता हूँ तो हर चीज़, आदमी बोलता है कि पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, पॉलिटिक्स को, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स ओनली my dear people of Arunachal Pradesh, you should all know that everything is based on politics only। तो इसीलिए यहाँ पे ये आफरा 1978 एक्ट और आर्टिकल 371H को एक साथ जोड़ना ये टोटली स्टूपिड है, ये इडियोटिक वर्ड है, ये गलत है। इसको तो हम एकदम कंडेम करते हैं और नालीफाई करते हैं। थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद में आइए। जैसे कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट, आप अगर विकीपीडिया पे जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट फिर भी आपको पूरा और भी ज़्यादा श्योर होना है तो आप सारा एक्ट को डाउनलोड करके निकाल के देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 25 को निकाल के प्रिंट आउट करके रखिए, टेबल में रख के पढ़िए। आफरा 1978 एक्ट को प्रिंट आउट करके टेबल में रख के पढ़िए और आर्टिकल 371H को निकाल के टेबल में रख के पढ़िए। उसके बाद में अच्छा से पढ़ने के बाद, समझने के बाद में फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए, ठीक है। ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतना देर से मेरा साथ जुड़ के यहाँ रहने के लिए। मैं एक्चुअली में आज बारिश भी है और कहीं जाने का जगह नहीं, जाने का मन भी नहीं, जगह नहीं बोल के नहीं, जगह बहुत ज़्यादा है बट जाने का मन भी नहीं, बारिश हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए एक डिस्कशन करते हैं, एक थोड़ा सा आपका और मेरा सोच को, हम लोगों का जो कन्फ्यूजन को और हम लोग जो ठीक ठाक से नहीं समझता, इस पे बात करते, चर्चा करते बोले, इसलिए मैं आई थी। और मैं यहाँ पे इतना ही रखूँगी आगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज़्यादा मेरे साथ आप लोग लाइव में जुड़े हुए हो। और हो सके तो अगर किसी को अच्छा लगे मेरा ये टॉपिक, मेरा ये बात, तो प्लीज़ डू शेयर कीजिएगा, सो डैट कि और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा ये जो बात जो है, मेरा ये जो टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुँचे। और हो सके तो उन एरोगेंस पूल्स तक पहुँचे जो एरोगेंट पूल्स लोग अपना आपको एकदम बहुत ही मतलब हाई क्लास लीडर मान के, बहुत विजडम, बहुत नॉलेजेबल पर्सन जैसा मीडिया में यहाँ आके बात करता है। मैं पहले ही इसलिए बोल दिया, मैं उन लोगों का जैसा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे उन लोगों का जैसा रिफाइन इंग्लिश भी नहीं आता है। बट वेन एवर इट नीडेड, इट रिक्वायर्स, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन ऑल्सो कन्वे माई वर्ड्स, कन्वे माई मैसेज थ्रू इंग्लिश, वट एवर, इन विच एवरी सिचुएशन, इन एवरी स्टेज, इन एवरी प्लेटफॉर्म, दैट एटलीस्ट आई कैन डू फ्रॉम माई एंड। बट मैं उन लोगों की तरह प्रिटेंड नहीं करती हूँ। मैं हमेशा उस भाषा में बात करना पसंद करती हूँ जो भाषा मेरे लोगों को समझ में आए। मैं, मेरे अरुणाचल के लोगों को मेरा अरुणाचली वाला हिंदी समझ में आता है तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर मुझे इंटरनेशनल किसी कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस पे जाना होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे अंग्रेजी से संबोधित करूँगी। और जहाँ मुझे नेशनल कैपिटल में दिल्ली जैसा जगह पे मुझे जाना होगा तो वहाँ मैं हिंदी से संबोधित करूँगी। बट यहाँ अरुणाचल में स्पेशली मेरा अरुणाचली आने आवो भाई बहन को जो समझ में आता है मैं उसी पे बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बेटर जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो बहुत आप अच्छी तरीके से रिसीव कर रहे हो, और जो आप मुझे दे रहे हो वो मैं उसको सफिशिएंट अमाउंट में रिसीव कर सकूँ। दैट्स द ओनली मेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इजी एक्सेसिबल होना बहुत मस्त है, ज़रूरी है। बहुत रिफाइन वे में इंग्लिश में बोल के, हिंदी में बोल के निकलेगा, शुद्ध हिंदी में, केवल केवल बोल के बोल रहा था तो हिंदी में इंग्लिश में बोल के निकलेगा और बात गलत बोल देगा, वो नहीं होता है। तो बातों को, चीज़ों को अच्छा से देख के, जांच के, और जब कोई नेता कुछ भी अगर इमेच्योर कमेंट्स या इमेच्योर स्पीच मारता है तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है कि आप उसको वेरीफाई कीजिए, नेट में जाके सर्च कीजिए कि वो नेता जो बोला है वो सही बोला है ना गलत बोला है। तो दैट्स इट, आज के लिए यहाँ पे रखते हैं और जाते जाते फिर दोबारा मिलेंगे। तो सब लोग कुशल मंगल रहिए, अच्छा से रहिए और एक दूसरे के साथ में हमेशा प्रेम, सद्भावना, आपसी मोहब्बत ये बनाए रखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों से विदा मांगना चाहूँगी। और बारिश है, संभाल के रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई या मेरी भी जानकारी में कुछ लैप्सेस हो गई हो तो प्लीज़ मुझे
आप लोग फीडबैक दीजिएगा, पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, मुझे भी रेक्टिफाई करने का मौका दीजिए, सो डैट कि मैं और ज़्यादा खुद को और ज़्यादा निखार सकूँ, खुद को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकूँ, और आपके बीच में और ज़्यादा खुद को सुधार के मैं आपके बीच में हमेशा मैं आप सबके बीच में उपस्थित रहूं और आप सबके बीच में बातें करती रहूं। तो इसीलिए सबको बहुत बहुत शुभ दिन हो, मंगलमय हो आप सबका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम आपको। जय हिंद।